सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने श्लोक अंतरे माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन होने क्लास पर आधारित कक्षा करती है। अभी जो कक्षा चल रही है वह हम लोगों की दशाफल पर आधारित कक्षा है, जिसमें हम लोग फलगीति का पुस्तक दशाफलाध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में फलगीति का पुस्तक के 373 पृष्ठ पर जो मिथुन लग्न के फलादेश के जो सूत्र बतलाए गए हैं, हम लोग पुस्तक को भी पढ़ेंगे एवं समझने का प्रयास भी करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोग चलते हैं सबसे पहले फलगीति का पुस्तक का अवलोकन करते हैं, फिर उनके सूत्रों को हम लोग कुंडली पर लगाकर समझने का प्रयास करेंगे। फलगीति का पुस्तक के पृष्ठ संख्या 373 पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह 19वां अध्याय दशाफल वाली अध्याय है। पृष्ठ संख्या 373 पर हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में चौथे सूत्र तक का हम लोगों ने अवलोकन किया था एवं समझने का प्रयास किया था। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मिथुन लग्न वाले जातक को यद्यपि दूसरे घर का मालिक होने के कारण चंद्रमा मारक नहीं होना चाहिए, किंतु मारक होना चाहिए। यहाँ लिखा जा रहा है कि मिथुन लग्न वाले जातक को यद्यपि दूसरे घर का मालिक होने के कारण चंद्रमा को मारक होना चाहिए, किंतु मारक नहीं होता। तो इस सापेक्ष में हम सबों को सिर्फ एक ही बात को लेकर नहीं समझ लेना चाहिए, कई बिंदुओं से हम सबों को समझना चाहिए। यह कक्षा है, कक्षा का नाम यह है, कक्षा का मतलब होता है कि सार्वभौमिक विकास। कक्षा का मतलब होता है सार्वभौमिक विकास। तो हम लोगों ने पराशरी पुस्तक में पढ़ा है या अन्य सभी पुस्तकों में जो ज्योतिष के फलिशास्त्र की पुस्तक है, उसमें यह बताया गया है, लिखा गया है कि चंद्रभानु बिना सर्व मारका मारका, यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह मारक होते हैं। यद्यपि वह मारकेश वाली स्थिति में होते हैं, मारक वाली स्थिति में होते हैं, तो ये सभी ग्रह मारक हो जाते हैं। अन्य कोई भी ग्रह हो सकते हैं, लेकिन सूर्य एवं चंद्रमा नहीं होते। इसके कुछ कारण भी हैं, उस कारण को हम सबों को समझना चाहिए। या इसके अलावे भी कोई अन्य सूत्र प्रयोजन आप लोगों ने पढ़ा है कहीं? नहीं। यदि कोई सदस्य पढ़ा हो तो कृपया बोले कि इसके अलावे भी कोई विधियां बतलाई गई है जिससे हम सभी समझ सके कि चंद्रमा मार्केश नहीं। हम लोग जब कक्षा में शामिल होते हैं तो हम लोग का मानसिक विकास तब होता है जब हम लोग क्यों के पीछे पढ़ते हैं, क्यों के पीछे पढ़ते हैं। क्योंकि हाँ, ज्योतिष विद्या जो है, ज्योतिष विद्या कुंडली के किस भाव से देखा जाता है? अष्टम भाव से। अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव का वास्तविक परिभाषा क्या है? क्यों? रिसर्च कीजिए, अन्वेषण कीजिए। यानी कि यह जो सूत्र यहाँ पर जो फलगीति का पुस्तक में लिख दिया गया या पराशरी पुस्तक में जो बतला दिया गया कि चंद्रभानु बिना सर्वे, तो इस क्यों के पीछे तो रिसर्च करना पड़ेगा ना जी। जब रिसर्च करेंगे तो मानसिक स्थिति यानी कल्पना शक्ति बढ़ेगा, हर चीज की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो हम सबों ने यह पढ़ा है कि लग्नेश कभी मारक नहीं होता। लग्नेश कभी मारक ग्रह नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि लग्नेश की दशाओं में मृत्यु नहीं होती, ऐसी बात नहीं है कि लग्नेश की दशाओं में मृत्यु नहीं होती। लग्नेश की दशाओं में भी मृत्यु होती है, लेकिन स्वयं कारण नहीं होते, किसी दूसरे ग्रह के कारण। जब भी वह पीड़ित होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनकी दशाओं में मृत्यु होती है। अब लग्नेश कितने बनते हैं? तो आप लोग कहेंगे अभी इस उदाहरण कुंडली में
तो बुधदेव लग्नेश बने। 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, 3 और 6 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं, हम तो कह सकते हैं कि बुधदेव लग्नेश बने। लेकिन चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हो तो क्या चंद्र लग्नेश कौन हो गया? शनि। अगर सूर्यदेव अगर छठे भाव में हो तो सूर्य लग्नेश कौन हो गया? मंगल। तो ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि का वह लग्नेश भी है। यदि आयु के लिए हम लोग अष्टम भाव को भी देखते हैं, अष्टम से अष्टम को देखते हैं, तो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव के 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया। लेकिन ये चंद्र लग्न भी तो है, तो चंद्र लग्न का लग्नेश भी तो है ये, और लग्नेश अपने लग्न में ही बैठा है, लग्नेश अपने लगन में बैठ। तो क्या इस तथ्यों के आधार पर क्या इस सूत्र को हम लोग नहीं समझ सकते हैं? कि चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव का चंद्रमा मारक नहीं होता, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इनके यहाँ पे 2 सूत्र लगता है कि सूर्य एवं चंद्रमा कभी मार्के से नहीं होते, उस नियम के आलोक में भी चंद्रमा मार्के से नहीं हुए। दूसरा यह भी हुआ कि यह चंद्र लग्नेश का स्वयं लग्नेश भी इसलिए नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रमा की शुभता अशुभता को देखा जाए कि यहाँ पर यह नियम तभी लागू होगा पूर्ण रूप से जब चंद्रमा क्षीण न हो, पक्ष बल से यदि बलवान है तो यह सूत्र पूरा लगता है। यदि पक्ष बल से यदि कमजोर हो तो सूत्र प्रभावित नहीं होगा, हो सकता है, मतलब सूत्र प्रभावित हो सकता है, यानी कि पूर्ण सत्य हो कि नहीं वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत है तो निश्चित रूप से चंद्रमा मिथुन लग्न की कुंडली में मार्केश नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इस नियम को हम सबों ने समझा। अब यहाँ 5वें नियम में किसी भी सदस्य को यदि कोई समस्या हो तो अपनी बात रख सकते हैं, तब अगले सूत्र पर हम लोग चलेंगे। अच्छा चलिए, अब छठे सूत्र में लिखा जा रहा है कि मिथुन लग्न चंद्रमा और मंगल लाभ में हो, अर्थात 11वें भाव में बैठे हो, अथवा 9वें से शनि कुंभ का 9वें भाव में बैठा हो तो विशेष धन का योग होता है, विशेष धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा मंगल लाभ भाव में हो या शनि 9वें भाव में हो तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? चंद्रमा मंगल 11वें भाव में या शनि यहाँ, तो विशेष लाभ प्राप्त होता है इन लोगों की दशाओं में। सूत्र को पुनः अवलोकन कर ले। सूत्र में है कि चंद्रमा मंगल लाभ में हो, अर्थात 11वें भाव में बैठा हुआ हो, अथवा 9वें से शनि कुंभ का 9वें में ही हो तो विशेष धन होता है। तो कब होगा? तो इन ग्रहों की दशाओं में होगा। तो इसको हम लोग कैसे समझे? ये कुंडली पर हम लोग पुनः समझने का प्रयास करते हैं। तो चंद्रमा मंगल, अब मंगल देव तो यहाँ पर क्या है? आय भाव के ही स्वामी हैं, यानी कि स्वराशि के हो गए। लाभेश होने के कारण यह धन देने के प्रतिनिधि भी हो गए। दूसरा, चंद्रमा को मंगल मित्र मानता है, तो चंद्रमा अपने मित्र की राशि में है, मित्र के साथ में है। चंद्रमा अपने मित्र के साथ अपने मित्र की राशि में है। दूसरी कि चंद्रमा अपने भाव से 10वें है, यह भी अच्छा योग होगा। यानी कि यदि अगर हम यह संचय भाव को, अगर हम धन के संचय को देखें तो धन का संचय भाव का स्वामी अपने भाव से 10वें हो गया, यानी कि लग्नेश अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो उत्तम है। लग्नेश यदि 10वें भाव में बैठ जाए तो उत्तम है। लग्नेश यदि 10वें भाव में बढ़ जाए तो उत्तम बात।
और यह बेसिक नियमों के आधार पर तो यह उत्तम हो गया। साथ में यदि हम बेसिक से थोड़ा आगे चलते हैं, जब योग इत्यादि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर एकादशेष एवं द्वितीयेश का युति भी है। तो एकादशेष एवं द्वितीयेश की युति धनदायक होती ही है। धनयोग, तो धनयोग तो यह बना है, इसलिए यहाँ पर तो संशय करने की बात ही नहीं। यहाँ पर तो कई प्रकार के योग बन गए। चंद्रमंगल योग बना, आय भाव का स्वामी स्वराशि का हो गया, यह दूसरा योग। दूसरे भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे बैठा, तीसरा योग। दोनों ग्रह परस्पर मित्र हैं, तीसरा योग, चौथा योग। दोनों ग्रह सहधर्मी हो गए, एक आय दूसरा धन, मतलब भावों के आधार पे सहधर्मी हो गए। एकादशेष एवं इनकी तो कई प्रकार से अच्छे हो गए। यहाँ पर तो संशय करने की बात ही नहीं है। यह तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि एकादशेष एवं द्वितीयेश की युति 11वें भाव में या दूसरे भाव में हो जाए तो धन देता ही है। यह तो इससे भी अच्छा हो जाता है कि यदि यहीं पे अगर दूसरे भाव में यह योग का निर्माण होता चंद्रमा मंगल का, तो और ज्यादा हो जाता, क्योंकि मंगल का नीच भंग भी हो जाता। तो मंगल का नीच भंग राजयोग भी हो गया, चंद्रमंगल योग भी हो गया, एकादशेष द्वितीयेश की युति भी हो गई, सब हो गया। एकादशेष अपने से सुख भाव में बैठ गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। सुख भाव में बैठे हुए ग्रह अपने राशि से चौथे भाव में जो ग्रह बैठ जाता है वह अपने लिए अच्छा फल देता है, तो वह भी अच्छा होगा। अब मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि से चौथे में नीच का हो जाता है, इसके दूसरे कारक, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है। मंगल उग्र ग्रह, यह ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा का भी कारक बन जाता है जी। तो इसका तो होगा कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ा करो, ये वो करो, हमसे आगे कोई दूसरा क्यों जाएगा, हम आगे जाए। हमारे गुरुजन कहते थे, हमारे बाबा कहते थे, जहां है मंगल वहीं है दंगल, जहां है मंगल वहीं है दंगल। तो ज्योतिष शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद में यह भी हम लोग पाते हैं कि जहां मनमुटाव वाली बात होती है वहां मंगल का प्रतीक होता है। इसलिए मंगल की नीच राशि है। और भी दूसरे और भी कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं मंगल की नीच राशि के। हालांकि पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है कि मंगल की मकर राशि में ही ऊंचे क्यों और कर्क राशि में ही नीच के क्यों। अब आते हैं यहाँ पर शनि पर, कि शनि नवम भाव में है, क्योंकि हम लोगों ने अभी फल दीपिका पुस्तक में यह पढ़ा है कि यह सूत्र तो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया कि मिथुन लग्न हो, चंद्रमा मंगल लाभ में हो, अर्थात 11वें भाव में बैठे हो तो धनदायिनी योग हो जाता है। यहाँ तक तो समझ लिया। अब यहाँ पर नवमेश शनि कुंभ का नवम भाव में हो तो विशेष धन योग होता है। यह हम लोग कैसे समझे? अब क्या यह सभी लग्नों में लागू होता है? तो शनि जो है यह नवमेश भी है और शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है नवम भाव में। तो भाग्य भाव का स्वामी यदि शनि कुंभ राशि का होकर नवम भाव में होता है तब भाग्य आय भाव पर इसकी नीच की दृष्टि पड़ती है। फिर भी यह खराब फल नीच की दृष्टि नहीं देता। अगर नवम भाव में बैठ करके 11वें भाव को नीच की दृष्टि से शनि देखता है तो भी यह खराब फल नहीं देता। इसके कारण है हमारे ज्योतिष ग्रंथ जो है, इस सूत्र को समझने के लिए हम सबों को फिर बेसिक की ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। बेसिक के लिए ज्यादा पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट पर विचार करने होंगे। एक जो हम लोग 3, 4, 5 क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा,
तो हमारे गुरुजन, हमारे शिक्षकगण ने पढ़ाया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है। और वहीं जब हम लोग आचार्य से आगे, यानी आचार्य में या शास्त्री में, उपशास्त्री में या ज्योतिष के ग्रंथ जब हम लोगों ने अध्ययन किया, तो वहां पर यह लिखा गया कि सूर्य भले ही स्थिर है, लेकिन इसको गतिमान मान लिया गया है क्योंकि वह दिखता वैसे है। पृथ्वी को स्थिर इसलिए मान लिया गया क्योंकि हम लोगों को यह एहसास नहीं होता कि पृथ्वी चल रही है। ठीक। तो एहसास क्या था। अब यहाँ पर शनि यदि कुंभ राशि का नवम भाव में है, तो नवम भाव भाग्य का है। नवम भाव भाग्य का, और भाग्य भाव भी आय को सपोर्ट करता है। अगर आपका आय ही नहीं तो फिर भाग्य कैसा। अगर आपके भाग्य के मालिक ही आपके आय को कम करेंगे तो क्या आपका भाग्य मजबूत होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और यहाँ पे शनिदेव प्रथम दृष्टया देखने में आ रहे हैं कि भाग्य भाव में, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में है, इसलिए भाग्य को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे। सूत्र भी है, हमारे कहावत गांव में चलता है, बाबा कहते थे बार बार कि यदि भाग्य मालिक भले घर पड़े, यदि भाग्य मालिक भले घर पड़े, भले घर पड़े, कमा के दौलत खजाना भरे। यानी कि भाग्य भाव का स्वामी अच्छे स्थिति का होकर कुंडली के शुभ भाव में हो तो व्यक्ति की आय की स्थिति ठीक होती है। तो ठीक उसी प्रकार अब शनि यहाँ भाग्य को मजबूत करने वाले हैं, तो फिर इनकी दृष्टि अगर यहाँ नीच की होगी तो क्या खराब नहीं हो सकता। और थोड़ा सा, हाँ, नीच की दृष्टि काम तो करेगी, काम तो करेगा, लेकिन उसके फलों में अंतर होगा। अब नीच मतलब स्वार्थी, किसी भी कायदे से दूसरे वाले को परवाह किए बिना व्यक्ति अपने निजी हितों के लिए, आय के लिए अपना चल देगा, कमाता रहेगा। थोड़ी सी उदारवादिता की कमी हो जाएगी, थोड़ा नियम थोड़ा कमी बेसी भी चलेगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर उच्च की दृष्टि होता, फिर क्या करता है यह शनि की दृष्टि। भले आय ना हो, कम हो जाए, आय बिल्कुल ना हो, कोई परवाह नहीं शनि को, परंतु नियम के खिलाफ नहीं, सात्विकता का सहारे, दायित्वों का निर्वहन करके ही पैसा लगे। अगर शनि की ही यहाँ पे राशि हो और शनि देव इस भाव को देख रहे हो, यदि आय भाव के स्वामी शनि देव हैं और शनि देव आय भाव को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वैसा व्यक्ति काम बड़े अच्छे ढंग से करता है, जितना पैसा लेता है पैसे के अनुरूप ईमानदारी से काम करता है, या उससे थोड़ा ज्यादा ही। वह कहता है कि चलो भाई 10 रुपया दे रहे हैं, 11 रुपये का काम कर दो, 10 रुपये तो मेरे आ ही गए, 1 रुपया ईश्वर के लिए छोड़ दो, बाद में कभी ईश्वर के द्वारा मिल जाएगा, बाद में कभी ईश्वर के द्वारा मिल जाएगा। इसलिए इस नियमों के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि यदि चंद्रमा मंगल यहाँ हो भी और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो और धन में सहयोगी हो जाएगा। यदि न भी हैं तो भी शनि देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और वह आय भाव को देख रहे हैं, भले दृष्टि नीचता ही क्यों ना है, आय तो देंगे ही देंगे। कायदे की क्वालिटी थोड़ी चेंजेज हो सकता है। बातें स्पष्ट हुई? आगे हम लोग पढ़े? जी जी गुरु। रुकिए थोड़ा सा मिटाते हैं पहले इसको। अपूर्व फल दीपिका पुस्तक अब 7वें श्लोक पे चलते हैं। पहले 7वें नियम पर लिखा जा रहा है कि मिथुन लग्न हो, गुरु और शनि नवम स्थान में हो, तो उनकी दशा अंतरदशा में गंगा स्नान हो। अब इसकी अभिवेचना भी यहाँ पर कर दिया गया। गुरु तो धर्म का कारक ग्रह है, इस कारण उनकी दशा अंतरदशा में धार्मिक कार्य होना, गंगा स्नान होना स्वाभाविक ही है।
किंतु शनि भी ऐसा करता है। इसका सिद्धांत यह है कि मिथुन लग्न की कुंडली में 9वें घर में कुंभ राशि पड़ती है या पड़ेगी। शनि नवम होने से कुंभ राशि का होगा अर्थात स्वगृही होगा। ज्योतिष का सिद्धांत है कि यदि पापग्रह किसी भी स्थान में बैठे तो उस स्थान को बिगाड़ता है, लेकिन पापी ग्रह यदि अपनी ही राशि में बैठे हो तो अपने भाव को बिगाड़ता नहीं है, बल्कि उस भाव की वृद्धि करता है। वृद्धि वृद्धि करता। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि पापग्रह यदि अपने भाव को देखे या अपने भाव को देखे या अपने भाव में बैठा हुआ हो तो अपने भावों के सभी फलों में वृद्धि करता है, न कि हानि करता है। अभी यहाँ पर देखा जाए शनि देव नवम भाव में है तो अपने स्वराशि के हैं, तो अपने भावों की फलों की वृद्धि करेंगे। यानी कि यहाँ यह तो नौवां भाव किस चीज का है? धर्म का है, पुण्य का है। और देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव के कारक भी हैं, 10वें भाव के कारक भी हैं एवं 10म भाव के स्वामी भी हैं। और देवगुरु बृहस्पति धर्म के प्रतीक भी। जो अब यह दोनों ही ग्रह जो धर्म भाव का व्यक्ति के लिए धर्म भाव का स्वामी बना हुआ है, पुण्य भाव का स्वामी बना हुआ है, और देवगुरु बृहस्पति जो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं या पुण्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह कर्म भाव के स्वामी होकर के दोनों एक जगह हो जाए तो इनकी दशाओं में तो पुण्य काम होना स्वाभाविक ही है। अच्छा काम होना, दान पुण्य होना, मंदिर इत्यादि जाने के लिए बार बार मन में इच्छाएं जागृत होना, ये तो स्वाभाविक है। यह भी सूत्र कोई वैसा नहीं है कि न समझा जाए ना जी। गुरुजी परस्पर दृष्टि हो शनि गुरु की, हाँ तब भी तो शनि की दशा में ज्यादा मन करेगा जाने के लिए। गुरु की दशा में मन करे ना करे, लेकिन मन तो करेगा ही, लेकिन शनि की दशा में थोड़ा ज्यादा ही धर्म में मन लगेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति में कोई जो नया गुण विकसित होता है अपने नए गुणों को प्रदर्शित करना चाहता है, और जिसके पास में पहले से ही वह गुण भरा पड़ा है तो वह जल्दी प्रदर्शित नहीं करता है जब तक उसके प्रदर्शित करने के लिए जिज्ञासा न जगाया जाए। और नया गुण अगर आपके जीवन में जो पहला बार आया है, नया नया अगर आया है, तो उसका उपयोग आप बड़ा जल्दी करते हैं। जैसे कि आप ही देखिए ना, आप लोग एस्ट्रोलॉजर, जब नया नया एस्ट्रोलॉजी आप लोगों ने सीखना शुरू किया होगा, बेसिक बातें जब जानकारी हुई होगी, तो उस वक्त अपने घर के सभी व्यक्तियों की कुंडली एक बार नहीं कई बार हर प्रश्नों पर कुंडली जनरेट करना और फलादेश करना, यह ऐसे है वह तो वैसे है, अपने संगी साथी सहेलियों सबका। और आज जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, अधिक समय हो गया, तो अपनी अगर वह समस्याओं को भी बोलते हैं तब भी मन में नहीं आता कि इनका कुंडली जनरेट करके कुछ बोले ना। यह स्थितियां मेरे साथ भी थी और सभी के साथ हो सकती है। तो अब शनिदेव तो वह नैसर्गिक पापग्रह हैं, अब कार्यवाहक धर्म के प्रतीक बन गए। देवगुरु बृहस्पति से संबंध बना तो इनकी दशा में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अपने गुणों को ज्यादा प्रदर्शित करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति तो धर्म के प्रतिनिधि ही है, पुण्य के प्रतिनिधि ही है, पूजा पाठ के, गंगा स्नान इत्यादि के प्रतिनिधि ही है। तो अब उनको कोई जगाएगा तो जगेंगे। चलो, इसके बाद में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इसी सिद्धांत लिखा भी जा रहा है, पापो अपि स्वगृह से भाव वृद्धि करो त्यलम, यानी कि पाप ग्रह अपने भाव में बैठा हो, अपनी राशि को देखता हो तो अपनी राशि का, यही बात को यहाँ पर दोहराया गया है कि नवम यद्यपि पापी शनि हुआ, किंतु कुंभ अपना घर होने के कारण से बिगाड़ता नहीं है बल्कि बढ़ाता है। नवम धर्म स्थान है, इस कारण शनि का गंगा स्नान धार्मिक फल कहा गया है।
अब यहाँ पर दिया जा रहा है कि मेष का बुध 11वें हो तो बड़े भाई से विरोध करवाता है। मेष राशि का बुध हो तो बड़े भाई से विरोध करवाता है। हालांकि बुध मंगल को शत्रु नहीं मानता, सम मानता है। मंगल शत्रु मानता है बुध को, मंगल बुध को शत्रु मानता है। क्यों मानता है? तो मंगल तो लड़ाई झगड़ा वाली बात है। अगर कोई लड़ रहा हो और फिर वहां पर बुध, बुध मतलब कि ज्ञान देना, सिखाना, अब बुझ जाएगा कि हाँ भाई तू झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, तो उस वक्त थोड़ा सा ही हो जाता है। इसीलिए कोई लड़ रहा होता है तो उसको ज्ञान देने जाइए तो जल्दी वह बात को समझता नहीं ना, ऐसा होता है। चलिए, तो इसको कुंडली में अब यहीं पे अगर बुध देव हो तो यह किस भाव के स्वामी है? लग्नेश और चतुर्थेश। एक बड़े विशिष्ट व्यक्ति का मैसेज आया। अभी ऋषि शर्मा जी का मैसेज आया है, लिख रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव जी, मैं बाहर गया था, अब हमारी सभी काम ठीक ठाक हो गए, अब कुछ फुर्सत निकल रही है। 1-2 दिन के बाद से, रविवार के बाद से हम संभवतः नियमित रूप से कक्षा में शामिल होने का प्रयास करेंगे। तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए ना। जी जी गुरु जी। तो अब यहाँ पर जो बुध के बारे में कहा गया है, तो मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, इसलिए लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधित्व करेगा और मंगल बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करेगा। बुध निजत्व का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि बुध जो है यह व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जो यहाँ पर बैठा। लेकिन मंगल जो यहाँ पर है, मंगल बुध को तो देखना ही नहीं चाहता है, तो शत्रु मानता है ना। तो बड़ा भाई छोटे भाई को ही नहीं मानेगा ना जी। अब यह बड़ा भाई का भाव हो गया और यह बुध जो है इसका छोटा हो गया, यहाँ पर आ गया, तो बड़ा भाई इसको समझेगा ही। तो बुध जो है 11वें स्थान में प्रीत हो गया, शत्रु स्थिति हो गई, तो बड़े भाई से विरोध होगा ही होगा। अब यहाँ पर विरोध किसके तरफ से होगा? क्या छोटे भाई के कारण मनमुटाव होगी, या विरोध का कारण बड़ा भाई बनेगा, या विरोध का कारण छोटा भाई बनेगा? छोटा भाई बनेगा। भाई मेरे बड़ा भाई बनेगा, छोटा भाई तो इस छोटा भाई जो बुध है वो तो मंगल को मित्र ही मानता है ना जी। लेकिन गुरुजी एक चीज इसमें ये तो देखिए साथ में कि जो तीसरा भाव है वहां पर सिंह राशि है, और बुध अगर बुध है तो सूर्य भी उसके आसपास ही कहीं ना कहीं होंगे। हाँ। तो क्या कहते हैं, जब तीसरे भाव के में तो छोटे भाव से, तीसरे भाव से छोटे भाव को देखते हैं हम हमेशा। हाँ। गुरु जी ने जो रूल बताया है तो वो तो मेष लग्न का बताया है। गुरु जी को बोलने दीजिए ना प्लीज, मेरा प्रश्न। हाँ विष्णु जी, जरा सा आप गंभीरता रखें, जब जयप्रकाश जी से पूरी वार्तालाप हो जाएगी तो फिर आप अपनी भी पूरी बात रखिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, अब जयप्रकाश जी आसपास ही होंगे ना, तो सूर्य इसी भाव में होंगे या पहले होंगे? हाँ जी। अगर सूर्यदेव साथ में भी है तो सूर्यदेव दयालु हैं, क्योंकि उच्च राशि के हो गए। लेकिन सूर्य छोटे भाई का प्रतिनिधित्व करेगा ना। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए जो आपका प्रश्न है, अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। यह हो गया लग्न, यानी कि व्यक्ति, यह व्यक्ति हो गया जी, जिसकी कुंडली होगी, यह उसका छोटा भाई हो गया, यह उसका बड़ा भाई हो गया, ये मझला भाई हो गया।
तो सबसे छोटे और सबसे बड़े में खूब मेल होगा, ठीक है। और मझले और छोटे में भी मेल होगा। लेकिन ये बड़का जो होगा ना, ये मझला को देख बड़के की तरफ से मझले के लिए मनमुटाव की बात आ जाएगी। यानी कि कारण यह बनेगा क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि जो है इसके स्वामी मंगल बड़े भाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बुध इस मझले भाई का या छोटे भाई का। तो मंगल बुध को मित्र नहीं मानता, शत्रु मानता है। इस नियम के आलोक में अगर सूर्यदेव अगर यहाँ पे हैं, अगर सूर्यदेव यहाँ पर अगर है इसी जगह है तो सूर्यदेव उच्च के हो गए, तो वह बुध के घर में नहीं है ना, वो तो मंगल के घर में है, मित्र के घर में वो भी मित्र के है चाहे कुछ भी, तो इस राशि में है ना जी। तो उच्च के जो वहां पर क्रूर ग्रह जहाँ उच्च के होते हैं वह भाव में दयाशीलता आ जाती है, उस भाव में दयाशीलता आ जाती है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर सूर्य बुध की यदि युति हो जाएगी तो बड़े भाई से मेल भी होगा, मतलब यह मनमुटाव कम हो जाएगा जी। ठीक। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं कि यदि मंगल अपने मूल त्रिकोण राशि का हो या उच्च राशि का हो, वैसा व्यक्ति में इग्नोर करने की क्षमता, नजरअंदाज करने की क्षमता काफी होती है जी। जिसके मंगल नीच के होते हैं, जिसके मंगल पीड़ित होते हैं, वह व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर पाता, तो बड़ा बात कहाँ से कर देगा। तो खराब मंगल मनमुटाव के जड़ बनते हैं और मजबूत मंगल उदारवादी, सहनशील का ज्यादा हो जाता है। हाँ, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी तो क्रूर ग्रह है, तो सूर्य देव जब उच्च राशि के हो गए तो सहनशीलता इग्नोर करने की क्षमता इनमें भी आ गई जी। तो जिस भाव में हो गए उस भाव के जीव तत्वों में भी सहनशीलता आने की संभावनाएं बल मिल जाता है। तो बड़े भाई में सहनशीलता इग्नोर करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। फिर यहाँ पर बुध भी होंगे तो उतना नुकसानदायक नहीं। अगर बुधदेव ऊंचा अभिलाषी भी, अगर सूर्य दशम भाव में है ऊंचा अभिलाषी है तब भी थोड़ा कम, लेकिन सूर्यदेव यदि 12वें भाव में चले जाते हैं फिर तो झगड़ा होगा। लेकिन सूत्र तो यही रहा ना कि मंगल की राशि में बुधदेव हैं तो मनमुटाव बड़े भाई की तरफ से होगा। लेकिन अब इसका परिहार, तो परिहार सूर्य के कारण कुछ परिहार हो रहा है, तो यह तो हम लोगों की अपनी अपनी विवेकशीलता पर है कि हम लोग कितना विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अब हाँ, अब किरण जी अब आप बोलें यदि कुछ आपके मन में अभी संशय रह गया हो। नहीं गुरुजी, आपने जो सूत्र पढ़ा था ना उसमें ये था कि मेष राशि में जो बुध है वो तीसरे भाव का स्वामी बनेगा, तीसरे का और छठे का, तो वो तो वैसे ही अकारक हो गया बुध, और सूर्य के साथ अगर बैठेगा तो वो उसका प्रभाव नहीं, ये तो मिथुन लग्न पर चर्चा हो रही है। तो मिथुन लग्न में तो लग्नेश एवं चतुर्थेश है, तो लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष भी नहीं लगता है, तो स्वयं लग्नेश है, तो यहाँ पर अकारक होने का बात का नहीं। आपने जो अभी फल दीपिका का जो पृष्ठ पढ़ा था उसमें कह रही हूँ मैं। हाँ, तो फल दीपिका मिथुन लग्न के लिए अभी देखिए ना, यही तो है। मेष का बुध 11वें में हो तो बड़े भाई से विरोध होता है। तो मेष का बुध 11वें भाव में किस लग्न में होगा, तो मेष लग्न, मेष राशि में ही होगा ना। अगर मेष का बुध 11वें भाव में तो मिथुन लग्न में ही होगा। तो आज हम लोग अभी तक मिथुन लग्न के प्रदेश के प्रमुख सूत्र कुछ हम लोगों ने पढ़ा फल दीपिका पुस्तक के 373 पृष्ठ पर। आशा करते हैं कि आप सबों को समझ में आया होगा। और हम लोग यदि किसी भी व्यक्ति को कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग समूह में लिख सकते हैं।